तो आइए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और सीधे 5000 साल पीछे चलते हैं। हम आज उस रहस्यमयी सभ्यता को उजागर करने वाले हैं जिसने न केवल चुपचाप हमारी आधुनिक दुनिया को आकार दिया, बल्कि जिसके निशान आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। ये सिर्फ इतिहास की किसी उबाऊ किताब के पन्ने नहीं हैं, ये लिटरली हमारे आज की जीवन की नींव है। आज के इस सफर का एजेंडा बड़ा सीधा सा है। पहले हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आज हमारी जिंदगी में कहाँ-कहाँ है। फिर उनके एडवांस्ड शहर और लाइफस्टाइल, उनकी इकोनॉमी, वैदिक सभ्यता के साथ उनकी एक दिलचस्प तुलना, कुछ फेमस मिथकों का भंडाफोड़ और आखिर में एक ऐसी अनसुलझी पहेली जो आज तक किसी से नहीं सुलझी। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक खोई हुई सभ्यता आज भी हमारे आधुनिक घरों में जिंदा है। अब जरा इन चीजों को देखिए। लूडो खेलने वाले पासे, शर्ट में लगने वाले शीप के बटन और यहाँ तक कि हमारे किचन में यूज होने वाला बेलन और तवा। है ना कमाल की बात? खुदाई में मिली ये आम चीजें और 90 डिग्री नापने वाले स्केल ये साफ साबित करते हैं कि हजारों सालों में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी शायद उतनी नहीं बदली है जितना हम सोचते हैं। उनकी लाइफस्टाइल वाकई बहुत मॉडर्न थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैला 13 लाख वर्ग किलोमीटर का ये विशाल एरिया दिखाता है कि ये सभ्यता कितने बड़े स्केल पर मौजूद थी। ये अपने समय की सबसे बड़ी और वेल ऑर्गेनाइज्ड सभ्यताओं में से एक थी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जहां हम उनकी उन्नत शहरी जिंदगी और आर्किटेक्चर की बात करेंगे। क्या ये सोचकर दिमाग नहीं घूम जाता कि उस जमाने में हर एक घर, नाली और किलेबंदी को बनाने के लिए ईंटों के एक एकदम सटीक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो का यूज हुआ था। 1:2:4। मतलब उनकी इंजीनियरिंग और ज्योमेट्री का लेवल बिल्कुल परफेक्ट था, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के। और यही मैथमेटिकल परफेक्शन उनके पूरे समाज के स्ट्रक्चर को भी शेप करती थी। शहरों को बाकायदा हिस्सों में बांटा गया था। ऊपर की तरफ प्रशासनिक कामों के लिए दुर्ग यानी सिटाडेल और आम जनता और बिजनेस के लिए बड़ा सा निचला शहर। अच्छा, धौलावीरा जैसी कुछ जगहों पर तो एक तीसरा मध्य शहर भी मिलता है। ये उनकी शानदार टाउन प्लानिंग का सबूत है। आज के टाइम पर भी कई आधुनिक शहर जल निकासी या ड्रेनेज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, राइट? लेकिन इनके पास 90 डिग्री पर काटती हुई ग्रिड वाली सड़कें और पूरी तरह से ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम था। और प्राइवेसी का तो इतना ध्यान रखा जाता था कि ग्राउंड फ्लोर की दीवारों पर कोई खिड़कियां ही नहीं होती थी। और हाँ, लगभग हर घर में अपना एक पर्सनल कुआं होता था। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और उस इकोनॉमी या आर्थिक इंजन को समझते हैं जिसने इन बड़े बड़े शहरों को इतने सालों तक चलाए रखा। वैसे तो हड़प्पा अपने बड़े शहरों के लिए फेमस है, लेकिन वास्तव में उनकी इस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जहां मनके बनाने की फैक्ट्रियां थीं और इंटरनेशनल ट्रेड होता था, उसको असली पावर दे रहा था उनका एग्रीकल्चर। गांवों में उगने वाला गेहूं, जौ और कपास ही इस विशाल इकोनॉमी की असली रीढ़ की हड्डी था। मेलुहा, ये नाम शायद आपने सुना हो। प्राचीन मेसोपोटामिया के डॉक्यूमेंट्स में सिंधु घाटी को इसी नाम से बुलाया गया है। इससे पता चलता है कि उनका ट्रेड नेटवर्क कितना लंबा था। सोचिए, जहाज़ों के जरिए इनका हाई क्वालिटी सूती कपड़ा और कीमती मनके सीधे एंशिएंट मेसोपोटामिया तक बेचे जाते थे। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। यहाँ हम हड़प्पाई युग को उसके ठीक बाद आने वाली वैदिक सभ्यता के आमने सामने रखकर देखेंगे। यहाँ एक बिल्कुल साफ कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है हड़प्पा, जो कि एक हाई लेवल अर्बन और ट्रेड फोकस सोसाइटी थी, जिसे मूल निवासी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ साक्ष्यों के अनुसार वैदिक समाज मूल रूप से रूरल और पशुपालक था, जो कई वर्षों के प्रवास का परिणाम माना जाता है। एकदम अलग जीवन शैली। फर्क बिल्कुल साफ है। 2500 ईसा पूर्व का हड़प्पा वर्सेस 1500 ईसा पूर्व का वैदिक एरा। इतिहासकार हड़प्पा के लिए पूरी तरह से जमीन में दबे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स पर निर्भर हैं, क्योंकि वे कांस्य युग में थे और उनकी लिपि हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन वैदिक काल के लोगों ने लोहे का यूज शुरू किया और अपने पीछे ढेरों लिखित रिकॉर्ड छोड़े, जैसे कि वेद। अब अपना डिटेक्टिव ग्लास पहन लीजिए, क्योंकि सेक्शन 5 में हम इस प्राचीन संस्कृति से जुड़े कुछ सबसे कॉमन मिथकों का भंडाफोड़ करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि ये एक बिल्कुल शांतिपूर्ण समाज था जो किसी भयंकर बाढ़ में अचानक डूब गया। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं था।
सुरकोतड़ा में मिले गार्ड रूम्स और किलेबंदी इस रोमांटिक आइडिया को गलत साबित करते हैं। नदियों के रास्ते बदलने के सबूत ये बताते हैं कि ये सभ्यता रातों रात किसी बाढ़ में गायब नहीं हुई थी। और हाँ, यहाँ केवल एकमात्र देवी की पूजा नहीं होती थी, बल्कि कई अलग अलग अनुष्ठान मौजूद थे। इस टाइमलाइन से पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। ये सभ्यता किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह एक दिन में अचानक खत्म नहीं हुई। 2500 ईसा पूर्व में अपने पीक पर पहुंचने के बाद क्लाइमेट चेंज, नदियों के सूखने और माइग्रेशन की वजह से ये सदियों तक धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और फाइनली फेड आउट हो गई। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसका जवाब आज भी एक रहस्य है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हड़प्पा की लिपि को कभी पढ़ा जा सकेगा? 1 सदी से ज्यादा वक्त हो गया खुदाई करते हुए, लेकिन उनकी लिखित आवाज आज भी बिल्कुल खामोश है। सोचकर देखिए, हमें ये तक नहीं पता कि वो खुद को क्या बुलाते थे या उनके लीडर्स के नाम क्या थे। भाषा वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस स्क्रिप्ट में 700 से ज्यादा चिन्ह हैं और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई रोसेटा स्टोन यानी द्विभाषी पत्थर मौजूद नहीं है जिससे हम इसे डिकोड कर सकें। इसीलिए रिसर्चर्स आज भी इस उलझन में हैं कि इसका असली कनेक्शन संस्कृत से है या फिर प्राचीन द्रविड़ भाषा से। लेकिन हाँ, कुछ सुराग जरूर मौजूद हैं। उदाहरण के लिए ट्रेड में हाथी दांत के लिए इस्तेमाल होने वाला पीरू जैसा शब्द। ये छोटी छोटी लिंग्विस्टिक डिटेल्स हमें प्राचीन द्रविड़ भाषाओं के साथ एक गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। ये बिल्कुल एक जासूसी के काम जैसा है, जहां हर एक छोटा क्लू इस प्राचीन भाषा का ताला खोलने की चाबी बन सकता है। जाते जाते बस इस बारे में थोड़ा सोचिएगा, अगर आज हमारा सारा आधुनिक ज्ञान, हमारी भाषा, सब कुछ अचानक जमीन के नीचे दफन हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी इमारतों और चीजों से हमारे बारे में क्या कहानी कहेंगी? ज्ञान दफन होने पर भविष्य हमें कैसे समझेगा? इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।